नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। किसी फंड से निकलने का क्या हो पैमाना? अगर फंड लगातार नेगेटिव रिटर्न दे रहा हो तो क्या फंड से एग्जिट करके उसी कैटेगरी के दूसरे फंड में स्विच करना सही है या फिर किसी दूसरे एएमसी के फंड में निवेश करें? और फंड से निकलने पर कितना एग्जिट लोड लगता है, क्या है टैक्स की प्रक्रिया, इसको समझना बेहद जरूरी है। और इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं दो खास मेहमान। परिचय करा देते हैं ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मटपाल और मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गांग। पंकज जी और मोहित, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं हम आज के अपने इस शो में। और सबसे पहले इनफैक्ट हम मोहित के पास जाते हैं और यहां समझने की जरा कोशिश करते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे निवेशक हैं जिनकी शिकायत रहती है कि हम जिस फंड में निवेश कर रहे हैं उससे जितना हमने सोचा था उतना मिल नहीं पा रहा। मतलब या तो रिटर्न की अपेक्षा ज्यादा थी या फिर नेगेटिव रिटर्न उन्हें मिल रहा है। अब ऐसे में सवाल कॉमन यही रहता है कि अगर कोई फंड नेगेटिव रिटर्न दे रहा है तो क्या उससे निकल जाना ही सही कदम रहता है, थोड़ा इंतजार करें, या फिर कोई और स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए जिससे कि कम से कम नुकसान झेलना पड़े अपने एक्सपेक्टेशन के लिहाज से? मोहित, तो आपसे मैं अगर पूछने की शुरुआत करूं कि यूजुअली जब हम रिडेम्पशन की बात करते हैं, रिडीम करना मतलब फंड से निकलना, तो कुछ क्या ऐसे नियम हैं जिसको ध्यान में रखते हुए किसी फंड से एग्जिट का प्लान बनाना चाहिए? जी स्वाति, थैंक यू वेरी मच। देखिए स्वाति, फंड से निकलना और रिडीम करना मेरे लिहाज से एक बहुत बड़ा कदम है। राइट, ये एक तरह से एक रिश्ता तोड़ने वाली बात हो गई और आप इतनी आसानी से कभी रिश्ते तोड़ा नहीं करते हैं। तो उसके लिए आपको अच्छी तरह से जांच परख लेना चाहिए कि ये जो कदम आप उठा रहे हैं, क्या ये वो आपके पोर्टफोलियो के मुताबिक है, क्या वो आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल और प्लान के मुताबिक है। तो इसके अंदर काफी सारे स्टेप्स होते हैं। तो मेरे लिहाज से देखिए, फंड से निकलना तब वाजिब है जब आप या तो सबसे पहली बात ये कि आप देखें कि फंड के फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ही चेंज हो गए हैं। फंड की स्कीम का कुछ मर्जर हो गया है, कहीं दूसरे स्कीम के साथ में विलय हो गया है और जो फंड का मेन ऑब्जेक्टिव था, अब वो ऑब्जेक्टिव नहीं रह गया। तो वो एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि आप उस फंड से एग्जिट कर लीजिए। दूसरा बड़ा कारण ये हो सकता है कि फंड के फंड मैनेजर चेंज हो गए हैं। जिस प्रक्रिया से या जिस तरीके से वो फंड का संचालन करते थे, अब वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा और आप शायद कंफर्टेबल नहीं है नई स्ट्रैटेजी या नए फंड मैनेजर से। तो वो एक कारण हो सकता है। तीसरा कारण ये हो सकता है स्वाति, कि फंड का जो ऑब्जेक्टिव है या जो फंड ने निर्धारित किया था अपने लिए कि किस तरह के सेक्टर या किस तरह के स्टॉक में वो निवेश करेगा, वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो काफी बार हमने देखा है कि फंड, मान लीजिए एक वैल्यू फंड है और वो बोलता है कि हम वैल्यू स्टॉक में निवेश करेंगे, बट अगर आप उनके पोर्टफोलियो का अच्छी तरह से जांच करें तो आपको दिखेगा कि काफी सारे ग्रोथ स्टॉक्स हैं, उन्होंने कुछ न्यू एज टेक कंपनीज में पैसा डाल दिया है। तो यहाँ पर वो अपने कथनी और करनी में उनके फ़र्क आ गया है और यहाँ पर वो अपने मेन ऑब्जेक्टिव से डिविएट कर गए। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि आप अपने फंड से एग्ज़िट ले लें। जब ये सारे कारण आप देख लें, तो उसके पश्चात आपको जो सबसे की क्राइटेरिया है कि फंड का परफॉर्मेंस कितना बुरा रहा है। तो यहाँ पर अक्सर मैंने देखा है कि निवेशक गलती करते हैं, वो एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस को देखते हैं, पिछले 1 साल का या 2 साल का, और एक क्विक कॉल ले लेते हैं रिडेम्पशन का। ये काफ़ी गलत है। तो आपको फंड के सीएजीआर रिटर्न या कि एनुअलाइज्ड रिटर्न और उनके रोलिंग रिटर्न जो है, ये दोनों को देखकर उनके पीयर ग्रुप के साथ में आप कंपेयर करें और उनके बेंचमार्क के अगेंस्ट में कंपेयर करें। तो लार्ज कैप को लार्ज कैप के साथ में कंपेयर कीजिए, लार्ज कैप को निफ्टी और सेंसेक्स के साथ में कंपेयर कीजिए और लार्ज कैप की तुलना स्मॉल कैप के साथ में मत करिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि उसका प्रदर्शन कैसा रहा है क्वार्टर दर क्वार्टर, और आपको लग रहा है कि लास्ट 8 क्वार्टर में वो 6 क्वार्टर से ज्यादा वो अंडर परफॉर्म किया है, तो यहाँ पर शायद आपके लिए एक रेड सिग्नल है। तो ये सारे कारण और क्राइटेरिया हो सकते हैं जब आप फंड से रिश्ता तोड़ने की बात बनाएं, और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कहीं इन मापदंड पे कहीं पर वो ठीक जा रहा है, तो आपको डेफिनेटली फंड से एग्जिट लेना चाहिए स्वाति। और मेरी एक और यहाँ पर राय रहेगी कि जब भी आप एग्जिट ले, तो मैंने बहुत बार देखा है कि लोग बोलते हैं पार्शियल एग्जिट ले लेता हूँ, सिर्फ प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। अगर इन कारणों से आप एग्जिट ले रहे हैं जो कि आपके फाइनेंशियल प्लान से मेल नहीं खा रहे हैं, तो आपको पूरी तरह से एग्जिट लेना चाहिए। देयर इज नो पार्शियल एग्जिट। आप पूरी तरह से बाहर निकलिए और फिर से रीएलोकेट करिए, फिर से अपने प्लान के मुताबिक उसको डिप्लॉय करिए। ओके, चलिए अब हमारे साथ पंकज मटपाल भी शो में शामिल हो चुके हैं। पंकज जी, फंड में अगर किसी को नुकसान है
तो क्या प्लान होना चाहिए? बेसिकली नेगेटिव रिटर्न की कोई पॉजिटिव स्ट्रैटेजी निवेशक बना सकते हैं? स्वाति देखिए, जानना बहुत जरूरी है कि नेगेटिव रिटर्न्स क्यों हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि इक्विटी में आप निवेश कर रहे हैं तो पता है कि मार्केट में उतार चढ़ाव की संभावना बनी रहेगी। अब आपने उस वक्त पर वहां पर इन्वेस्ट किया जब मार्केट पीक पर था और उसके बाद गिरावट आई मार्केट में, तो बेशक यदि पूरा मार्केट ही गिरेगा तो उसमें आपकी स्कीम की एनएवी भी गिरना ये स्वाभाविक है। तो इसलिए होता यह है कि यदि हम स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करते रहें तो उससे ये जो नुकसान है वो कम हो जाता है। तो सिर्फ ये देखते हुए कि स्कीम ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं तो ये साबित नहीं करता है कि आपको यहां से निकल जाना चाहिए। हमेशा आपको कंपेयर करना चाहिए अपनी स्कीम को उसके बेंचमार्क के साथ। तो पहली बात तो ये बहुत जरूरी है ये साबित करने के लिए कि स्कीम परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। दूसरी बात ये भी है, जैसा मोहित भी बता रहे थे, कि अगर स्कीम परफॉर्म नहीं कर रही है तो फंड मैनेजर भी कुछ कोशिश कर रहे होंगे कि उसकी परफॉर्मेंस को सुधारा जाए। तो ऐसे में हो सकता है कि आप 6 महीने से इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं और अब आपको लग रहा है कि स्कीम परफॉर्म नहीं कर रही है, आप एग्जिट कर जाते हैं और उसी कैटेगरी की दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। और होता यह है कि फंड मैनेजर ने वहां पर चेंजेस किए जिसकी वजह से अब उसकी जो परफॉर्मेंस है वो सुधर गई, लेकिन आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाए। तो आपको हमेशा फंड मैनेजर पर भरोसा करना चाहिए। पहली बात तो इन्वेस्टमेंट वहीं करें जहां पर फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो। सिर्फ ये देखकर नहीं कि किसी एक वक्त पर स्कीम ने अच्छा परफॉर्म किया है तो आप वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। फंड मैनेजर की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस हिस्ट्री कैसी है उस पर ध्यान दें। कभी कभी कुछ कॉल गलत चली जाती हैं। फंड मैनेजर जो उम्मीद करते हैं या जिस उम्मीद के साथ स्टॉक सेलेक्ट करते हैं वो सिलेक्शन सही नहीं हो पाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही नहीं होगा, आगे उसमें बदलाव किया जाएगा। तो जब तक ये जरूरी ना हो कि जहां आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट से मैच नहीं कर रहा है तो आप सिर्फ स्कीम की परफॉर्मेंस देखकर वहां से निकलने का डिसीजन ना लें। ओके, पंकज जी आपके पास फिर से आएंगे और समझेंगे दरअसल ऐसे मामलों में रूल जो टैक्स का है वो किस तरीके से लागू होता है, क्योंकि इसको स्विचिंग में माना जाएगा, प्रॉपर रिडेम्पशन में कैपिटल गेन टैक्स भी लगेगा। तो सही तरीका क्या हो रिडेम्पशन का, इस पर टैक्स के इम्प्लीकेशन की बात करें उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे उनका सवाल भी जान लेते हैं। मध्य प्रदेश रेवा से जितेंद्र कुमार पटेल साहब हमारे साथ हैं। जितेंद्र जी स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु के हमारे शो में। बताइए क्या सवाल पूछना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट से। जितेंद्र जी सुन पा रहे हैं? नहीं समझा। जितेंद्र जी सुन पा रहे हैं हमें? चलिए जितेंद्र जी से फिर से कांटेक्ट करते हैं, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल हो सकता है प्रॉब्लम हो, पर सवाल उनका है हमारे पास। 27 साल की उम्र में इन्होंने अपने निवेश की शुरुआत कर दी है। 20s में निवेश का मतलब काफी अच्छे ट्रैक पर ये चल रहे हैं। 4 फंड में 8,000 की SIP भी ये कर रहे हैं। ये रिटायरमेंट प्लानिंग का एक गोल लेकर चल रहे हैं अपने सामने। सोच रहे हैं कि 25 साल में 1.5 करोड़ का ये कॉर्पस अपने लिए बना ले तो शायद इनके लिए एक अच्छी खासी रकम इकट्ठा हो जाएगी। लेकिन है इनकी उम्र 27 साल, 25 साल में सोच रहे हैं कि रिटायरमेंट की प्लानिंग करें। ठीक है, थोड़ा सा ये हो सकता है अर्ली रिटायरमेंट की तरफ सोच रहे हो और उसके बाद उनका कुछ और प्लान हो। जब बात होगी तो उनसे और डिटेल में भी समझेंगे। पर 25 साल में 1.5 करोड़, मोहित मैं अगर आपसे जानूं रिटायरमेंट के लिहाज से 25 साल में 1.5 करोड़ का लक्ष्य सिर्फ, क्या ये सही स्ट्रैटेजी है? और एक और बात, अभी जो मौजूदा अभी SIP चल रही है हमारे इस व्यूअर की, आपको उस लिहाज से फिलहाल इस जो लक्ष्य है उसकी तरफ जाते हुए सही कदम नजर आ रहे हैं? और 1.5 करोड़ के 25 साल के बाद काफी रहेंगे? राइट स्वाति। तो देखिए स्वाति, आई थिंक सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा जितेंद्र जी को कि उन्होंने बहुत जल्दी शुरुआत करी है एक अच्छे पोर्टफोलियो को बनाने के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने एक लंबा लक्ष्य रखा है अपने लिए। 25 साल बहुत अच्छी अवधि है एक बड़े कॉर्पस को इकट्ठा करने के लिए। जहां तक सवाल है कि क्या 1.5 करोड़ काफी है रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए, तो स्वाति ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि उनके हालात, उनके महीने के खर्चे किस तरह से है। हालांकि मुझे एक बार देखकर ये रकम कम लग रही है। शायद उन्होंने इन्फ्लेशन को ठीक से कंसिडर नहीं किया है। जो
प्राइसेस बढ़ रही हैं इकोनॉमी में, जिस दर से, जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, उसके मद्देनजर हो सकता है 1.5 करोड़ काफी कम रहे, बट फिर भी उनका जो एसेट बेस है, उनकी लाइबिलिटीज क्या रहेंगी, उस टाइम उनके एक्सपेंसेस क्या रहेंगे, क्या उनका हेल्थ इंश्योरेंस पूरी तरह से कवर्ड है, वो सब देखने के बाद ही कमेंट किया जा सकता है कि 1.5 करोड़ पूरी तरह से काफी रहेंगे या नहीं रहेंगे। एक छोटा फॉर्मूला उसका ये होता है, और जितेंद्र जी अगर सुन रहे हैं तो मैं बता दूं कि आप 1.5 करोड़ का 4% अपना एनुअल विड्रॉल रेट मान सकते हैं। तो 1.5 करोड़ का 4% रफली 6 लाख रुपए हुआ साल का। तो अगर आपको लग रहा है कि उतना बहुत है, जो कि 50,000 रुपए महीने का होता है, अगर उतना बहुत है उस टाइम के खर्चे के हिसाब से, जो कि आज के 25 साल के बाद होगा, तो ये कॉर्पस ठीक है, अन्यथा आपको कॉर्पस बढ़ाने की जरूरत है। जहां तक बात है कि क्या 8,000 की एसआईपी काफी है, तो स्वाति अगर मैं 12% का रिटर्न अज्यूम करूं और 25 साल के लिए एक इक्विटी पोर्टफोलियो का रिटर्न देखूं, तो आप करीब करीब 1,51,00,000 रुपए की रकम जमा कर लेंगे। मुझे लगता है कि अभी इनकी उम्र छोटी है और जैसे जैसे इनकी आमदनी बढ़ेगी, इन्हें अपनी एसआईपी की रकम को बढ़ाना चाहिए। हर साल इन्हें थोड़ा सा इंक्रीमेंट करके 8 से 9 से 10,000, और उसे जैसे बढ़ा सकते हैं बढ़ाए, तो कॉर्पस भी अच्छा रहेगा। और कल को अगर मार्केट मान लीजिए 12% रिटर्न नहीं दे पाता है, थोड़ा कम ले लेता है, या कुछ और इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, तो इनके पास में काफी ज्यादा कुशन रहेगा अपने कॉर्पस को इकट्ठा करने का। बट फिलहाल के लिए ये रकम 8,000 की काफी है 1.5 करोड़ के लक्ष्य के लिए। ओके, तो 1.5 करोड़ के लक्ष्य के लिए 8,000 के एसआईपी आगे आने वाले 25 सालों के लिए काफी है, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन हाँ, महंगाई को ध्यान में रखते हुए अगर आप निवेश करेंगे तो आपको एक एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट करने में काफी ज्यादा आसानी होगी। जितेंद्र जी, बहुत आपको शुभकामनाएं देते हैं। अमित कुमार हमारे साथ हैं, उनसे जरा बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या सवाल है। अमित जी, स्वागत करते हैं आपका। बताइए क्या सवाल पूछना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट से। हाँ मैडम, मैंने मेरी 6 नमस्कार एसआईपी जी। चल। हेलो। पूछिए। हाँ, मैंने क्वेश्चन भेजा था मैम। मेरी 6 एसआईपी चल रही है। एक एसबीआई स्मॉल कैप में 5,000 की, जो कि 10% स्टेप अप मैंने डाला हुआ है उसमें। एक मिराई एसेट एमर्जिंग ब्लू चिप की, उसमें 2,500 रुपए की है। पराग पर एक फ्लेक्सी कैप 5,000 की, कोटक एमर्जिंग 5,000 स्टेप अप के साथ। और टैक्स सेवर की मैम मैंने 2 ली हुई है, 6,000 की, मिराई टैक्स की और कैनरा रोबेको की मैम। और ओके, तो आपके 6 फंड में लगभग 19,500 की एसआईपी है और लगभग 1,80,000 का आपका पोर्टफोलियो भी बन रहा है। अमित जी, आप एक बात बताइए, क्या आपने लक्ष्य सेट किए हैं अपने इस पोर्टफोलियो के हिसाब से? हाँ मैम, मैंने एक तो 2026 में 8 लाख रिडीम करने हैं व्हीकल के लिए, और 2036 में मुझे 30 लाख रिडीम करने हैं, और हायर एजुकेशन के लिए 2032 से 36 के बीच में लगभग 1.8 करोड़ का रिडम्पशन चाहिए, और उसके बाद मैम 30 लाख का 2042-44 के आसपास। मतलब 2032 से 36 तक बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए 1,80,00,000 आपको चाहिए होंगे। ठीक है, मतलब आज से 10-12 साल के बाद आपको 1,80,00,000 रुपए हायर एजुकेशन के लिए चाहिए। चलिए पंकज जी से जान लेते हैं कि कैसी पोर्टफोलियो प्लानिंग है आपकी। पंकज जी बताइए, 3 लक्ष्य हैं इनके, बहुत ही क्लियर कट, लेकिन लक्ष्यों के हिसाब से जो इन्होंने रकम आधारित की है, निर्धारित की है उसमें पहुंचने तक की, और इनका जो मौजूदा निवेश है, कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल। देखिए अमित, आपने 1,80,000 रुपया अभी तक जुटा लिया है। साथ ही आप जो एसआईपी कर रहे हैं उसको बढ़ा भी रहे हैं, तो ये लक्ष्य हासिल करना तो संभव लगता है। यदि 12% का हम CAGR एज्यूम करें लॉन्ग टर्म में, तो आप आसानी से अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। और जैसा आपने कहा कि आपको जैसे अभी बीच में जरूरत पड़ेगी 8 लाख की, तो उस वक्त पर आपके पास इससे कहीं ज्यादा पैसा होगा, तो उसमें से आप 8 लाख विड्रॉ कर लेंगे और बाकी पैसा बढ़ता रहेगा, साथ में एसआईपी भी चलती रहेंगी, तो आप इस लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। स्कीम्स जो हैं वो भी आपकी अच्छी हैं, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, इक्विटी पोर्टफोलियो है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में आपका एक्सपोजर है। और साथ ही क्योंकि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप आपके पास है, तो इंटरनेशनल इक्विटी में भी आपका एक्सपोजर यहां पर बना हुआ है। अब सिर्फ आपका जो लास्ट गोल है, आपने कहा है कि आपको चाहिए अपने बच्चे की मैरिज के लिए, जो बात की है आपने 30 लाख की,
बाकी तो ठीक है, आप 1,80,00,000 की बात कर रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो उसका भी अगर हम इन्फ्लेशन की बात भी करें तो ठीक है। लेकिन जो बच्चे की मैरिज की बात करें, अगर मैं 7% का इन्फ्लेशन लेकर चलूं तो इसकी वैल्यू उस वक्त पर इतनी होगी 2042 में जितनी कि आज 7,75,000 रुपए हैं। तो मेरे हिसाब से शायद ये थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन उसको आप थोड़ा बढ़ाने की बात सोच सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट सही है, समय के साथ बढ़ाते रहिए और जो डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो में है इसको भी इसी तरह से बनाए रखिए। निवेश में नुकसान हो रहा हो तो आपको प्लान या स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए? हमारे साथ पंकज भट्टपाल है और मोहित गांग से हम कर रहे हैं खास चर्चा। पंकज जी, कई जो निवेशक है वो पूछते हैं कि क्या ये एक बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती है कि रिडीम कर ले पहले अपने फंड को, उसके बाद उसी पैसे को री इन्वेस्ट कर ले, तो शायद कैपिटल गेन या जो टैक्स लगता है कैपिटल गेन टैक्स, उसमें थोड़ा बहुत उनको फायदा हो। क्या ऐसी स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ा जा सकता है? स्वाति, इसके लिए नहीं कि इससे टैक्स बचाना है आपको, ऐसा हो सकता है क्योंकि अगर हम बात करें तो एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि इक्विटी से हुआ है उस पर टैक्स नहीं लगता है, और उसके बाद जो एक्सीडिंग अमाउंट है उस पर ही आपको 10% के रेट से टैक्स पे करना होता है। तो इसको देखते हुए ऐसा पॉसिबल तो है कि हर फाइनेंशियल ईयर में आप कुछ अमाउंट रिडीम करते रहें, लेकिन होता यह है कि जब इक्विटी में आप अपने यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो यहां पर T+3 यानी कि ट्रांजेक्शन डेट से 3 दिन के बाद में आपका ये सेटलमेंट होगा। तो अब आप उसको फिर दोबारा से इन्वेस्ट करेंगे, उस बीच में हो सकता है कि मार्केट में तेजी आ जाए और आप फिर महंगे भाव में री इन्वेस्ट करें। तो इसके लिए इस तरह से करना ये सही नहीं रहेगा। लेकिन यदि आप अपनी स्कीम से सेटिस्फाइड नहीं है परफॉर्मेंस से, या उसका जो ऑब्जेक्टिव था आपका जो इन्वेस्टमेंट का वो मीट आउट नहीं हो रहा है और आप निकलना चाहते हैं, तो बेशक आप वहां से रिडीम करें और फिर उसके बाद में जो भी रिडेम्पशन प्रोसीड्स है उसको आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही स्वाति एक बात और बताऊंगा कि यदि आपको सेम फंड हाउस में रिडीम करना है और फिर किसी और स्कीम में इन्वेस्ट करना है तो आप स्विच भी कर सकते हैं, एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको दूसरे फंड हाउस की स्कीम में इन्वेस्ट करना है तो आपको रिडीम करना होगा। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है कि दोनों ही स्थिति में जब आप रिडीम कर रहे हैं तब भी वहां पर आपको कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल हो सकता है, और यदि आप स्विच कर रहे हैं तो कई बार इन्वेस्टर सोचते हैं कि हमने तो स्विच किया है, रिडीम तो किया नहीं, लेकिन स्विच का मतलब यही होता है कि पहली यूनिट्स रिडीम हो गई हैं और नई स्कीम में यूनिट्स परचेस हुई हैं। तो स्विच के केस में भी आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो भी यहां पर एप्लीकेबल होगा वो आपको चुकाना होगा। ओके, तो ये रही बात रिडेम्पशन की, किस तरीके से रिडेम्पशन आप कर सकते हैं, क्या रूल कहते हैं, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और किस तरीके से आप इस पूरे टैक्स की प्रणाली को समझें। हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। वसंत चादरवाला हमारे साथ है। वसंत जी, स्वागत करते हैं, बताइए क्या सवाल पूछेंगे हमारे एक्सपर्ट से। मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है ये म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो में कर दिया है, तो मैं उसे मिनिमाइज करना चाहता हूँ। आपके कुछ 55 लाख का निवेश है और 42 म्यूचुअल फंड कंपनी के बहुत सारे फंड्स हैं आपके पास, जितना इंफॉर्मेशन हमें मिला। कब से आप निवेश कर रहे हैं सारे फंड्स में? करीब 5 साल से। 5 साल से इतने सारे फंड कैसे ले लिए आपने? और टाइम आते गए उसे लेते गए। अच्छा, अब इतने सारे फंड ले लिया, अब उसको दोबारा से छोटा करना है, अब आपका काम डबल हो गया। चलिए कोई नहीं, मैं मोहित आपके पास आ रही हूँ। मोहित, यही होता है, आप सोचते हैं कि चलिए फंड पे फंड, फंड पे फंड, फंड पे फंड ऐड करते चले जाए, फिर रियलाइज होता है अब तो ये मैनेज ही नहीं हो पा रहा है, और उसके बाद फिर लगता है कि चलिए अब इसको दोबारा से छोटा कर लिया जाए। अब डबल मेहनत तो बसंत जी की लग गई। अब आप मदद कर लीजिए कि इस पोर्टफोलियो को कैसे छोटा किया जाए, कैसे कैसे फंड, कैसे कैटेगरीज के फंड शामिल ये कर सकते हैं। जी स्वाति, आई थिंक ये जो वसंत जी का पोर्टफोलियो है, ये सिर्फ इन्हीं का नहीं, मैं बहुत सारे ऐसे निवेशकों के संपर्क में आता हूं जिनका पोर्टफोलियो इसी तरह का होता है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो ये है, वसंत जी, अगर ये आपने खुद अपने आप से सोचकर किया है
तो आप जरूर करके किसी एक फाइनेंशियल प्लानर या सलाहकार से मिलिए और उनके साथ बैठ के इसे रीडिजाइन करिए। और अगर आप ऑलरेडी किसी प्लानर के साथ में काम कर रहे हैं तो प्लीज उसे चेंज कर लीजिए, क्योंकि 42 स्कीम जो है वसंत जी वो बहुत 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 ज्यादा है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं 42 स्कीम का नाम भी याद नहीं रख सकता अपने पोर्टफोलियो में। एक आइडियल साइज जो होना चाहिए 7 से 10 स्कीम बहुत हो गया, उसके बियॉन्ड बहुत मुश्किल होता है। और मेरा एक थंब रूल है स्वाति, जो शायद आप ही के शो में मैंने पहले भी कहा है, कि जितने मोबाइल नंबर आप याद रख सकते हैं अपने फोन में उतने ही स्कीम डालिए। उससे ज्यादा एक क्लटर होता है और उससे ज्यादा की आवश्यकता भी नहीं होती, और पोर्टफोलियो का जो अंडरलाइंग होल्डिंग है वो डुप्लीकेट ही करते हैं, आप कुछ नया नहीं खरीद रहे हैं, राइट। तो अब वसंत जी के पोर्टफोलियो को अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो इन्होंने अपने मेल में लिखा था कि 60% तक रिस्क ले सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि 60-40 पोर्टफोलियो बनाने की बात कर रहे हैं, 60% रिस्की और 40% को थोड़ा कंजर्वेटिव एलोकेशन के हिसाब से अगर हम एलोकेट करें तो 60% इक्विटी का अगर मुझे एलोकेशन देना है स्वाति, तो उसके अंदर में आप 25% लार्ज कैप में डाल सकते हैं, 10% मल्टी कैप, 10% मिड कैप, 10% स्मॉल कैप और 5% इंटरनेशनल। तो ये हो गया पूरे 60 का इक्विटी का एलोकेशन। जब मैं कैटेगरीज की बात करता हूं वसंत जी, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि हर कैटेगरी में आप एट बेस्ट एक स्कीम लीजिए। और अगर कहीं पर बहुत बड़ा एलोकेशन है, मान लीजिए जैसे लार्ज कैप में मैं आपको 25% बोल रहा हूं, तो वहां पर आप एक और स्कीम बढ़ा सकते हैं। तो लार्ज कैप के साथ में आप एक फ्लेक्सी कैप को ऐड कर दीजिए, जो भी आजकल मार्केट में एक स्यूडो लार्ज कैप के जैसे ही काम करती है, बिकॉज उनमें लार्ज कैप का एलोकेशन काफी ज्यादा होता है। तो यहाँ पर आप 5 से 6 स्कीम करके अपना ये इक्विटी पोर्टफोलियो बनाइए। रहे 40% और 20% आप डेट में डालिए, जहां आप एक टारगेट मैच्योरिटी फंड, 1 या 2 टारगेट मैच्योरिटी फंड का चुनाव कर सकते हैं, और बचा हुआ 20% आप एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में डाल सकते हैं। तो यहां पर 7 से 10 स्कीम में आपका पोर्टफोलियो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अगर स्कीम के नाम बताऊं आपको इन कैटेगरीज के अंडर में, तो आप लार्ज कैप के तहत एक पैसिव फंड का चुनाव करिए, वहां पर एक आईडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का चुनाव कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में आप आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड को देख सकते हैं, चाहे तो यूटीआई फ्लेक्सी कैप भी ले सकते हैं। मल्टी कैप में कोटक मल्टी कैप, मिड कैप में मिराय मिड कैप एंड स्मॉल कैप में आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड। इंटरनेशनल कैटेगरी में काफी सारे स्कीम्स अभी पूरी तरह से खुले नहीं है, बट आप नवी का नैस्डैक 100 फंड वहां पर देख सकते हैं। इवन कोटक का नैस्डैक 100 फंड इज अ गुड फंड, तो उसका भी चुनाव कर सकते हैं। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में प्रू आईसीआईसीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड मार्केट का सबसे बड़ा फंड है उस कैटेगरी में, और बहुत पुराना फंड है, और खुद एस नरेन उस फंड को चलाते हैं, तो वहां पर आप बेहिचक होकर अपना 20% एलोकेशन कर सकते हैं। रही डेट एलोकेशन की बात, तो यहाँ पर टारगेट मैच्योरिटी फंड में आप ईडलवाइज का भारत बॉन्ड सीरीज जो है उसका चाहे तो 2030, 31 या 32 का कोई भी सीरीज आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये 6 से 10 फंड के बीच में आपका जो पूरा फंड है, आप प्लीज इसे कंसोलिडेट करिए। मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा आपके माध्यम से सारे निवेशकों को कि 42 फंड, 30 फंड, इनफैक्ट 10-12 स्कीम से ऊपर का पोर्टफोलियो सिर्फ क्लटर ही क्रिएट करता है, कभी वो आपकी दिक्कतों को सॉल्व नहीं कर सकता। दूसरी बात, जब आप इतना बड़ा एलोकेशन करते हैं तो बहुत सारे स्कीम्स में मैंने देखा है कि एलोकेशन 1% से कम होता है, आधा परसेंट, 1%, 1.5%। ये स्कीम्स अगर आपको दुगना या तिगुना रिटर्न भी दे दें तो भी आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, ओवरऑल वेल्थ क्रिएशन आपका नहीं हो पाएगा। तो ऐसे छोटे इन्वेस्टमेंट से, बिल्कुल सही बोला इतने आपने। छोटे अमाउंट्स पे आप बचिए और एक कंसंट्रेशन करके एक थोड़ा अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। ओके वसंत जी, हमारे एक्सपर्ट ने आपकी मदद की है 42 में से 6 और 7 अच्छे क्वालिटी के फंड चूज करने की। अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप इन फंड पर गौर जरूर कीजिएगा, और छोटे से छोटा मतलब 6-7 मैक्सिमम 10 फंड का पोर्टफोलियो ही बनाना चाहिए। सभी निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। बहुत धन्यवाद करेंगे पंकज जी आपका, और साथ ही मोहित, आप हमारे साथ आज मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में शामिल हुए। आज के शो में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।